चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ने पिछली बार भारत की पहचान पढ़ा था। मैंने बच्चों आप लोग को पिछली बार बताया था कि भारत की पहचान करना इतनी आसान चीज नहीं है। इसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत ही अलग है। यहाँ की भू रचनाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है, यहाँ के तीज त्योहार धर्म जातियां सब अलग अलग है बच्चों। तो इनके बारे में हमें छोटे में बताना इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन हम कुछ मानचित्र के द्वारा इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के बारे में जानेंगे और उसकी विविधताएं क्या है। पिछली बार हमने इसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा आज मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, बृहद मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम चालू है। इसमें आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न चैनलों से ये सब पढ़ाया जा रहा है। मेरा नाम उमाशंकर डी यादव है बच्चा। आज का सुविचार मैंने आप लोगों के लिए लिखा है खास करके कि पुस्तक मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। यानी हमें कभी भी पुस्तक जो है बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं और सभी मित्र कुछ भी ज्ञान देते हैं, लेकिन पुस्तक हमारे बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, मेरा शाला खेरवाड़ी मनपा सेमी अंग्रेजी शाला बांद्रापुर है। मैं आज कक्षा 5वीं का परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ 10वां भारत की पहचान पार्ट 2 है। पहला पार्ट पढ़ा दिया था बेटा, तो पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे भारत की पर्वतमाला, भारत देश के राज्य और राजधानियां, भारत देश में फसल, भारत देश में विभिन्न परिवहन मार्ग। पिछली बार हम लोग ने बच्चों देखो पढ़ा था इसको कि भारत में 3 तरह से समुद्र है। देख रहे हो 3 तरह से समुद्र बच्चों। देखिए, अरब सागर है यहाँ पश्चिम की तरफ, तो नीचे दक्षिण की तरफ हिंद महासागर और पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से पढ़े थे इसके बारे में हमारा इतना अच्छा चीज है कि हमारे भारत देश को बहुत बड़ा समुद्र किनारा मिला हुआ है। दूसरा चीज बच्चों, हम लोग ने भारत में पढ़े थे विविध नदियां, जो हम लोग ने पिछली बार पढ़े थे नदियों को। यहाँ पे देखिए सिंध नदी थी, ये यहाँ से हमारी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, तो कुछ नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, जैसे गंगा नदी थी। और उसके बाद ये नदियां अंत में अरब सागर में मिल जाती हैं या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अरब सागर में जो पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं वो अरब सागर में मिलेंगी, तो बंगाल की खाड़ी में जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं वो नदियां जाके मिल जाती हैं। जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियां हमारे बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग ने यहाँ पे हम खाड़ियों के बारे में पढ़ा था। हमारे भारत देश में 3 खाड़ियां थी, कच्छ, खंभात की खाड़ी और मन्नान की खाड़ी। अब उसके बाद हमने भारतीय पठार के बारे में पढ़ा था। भारत का पठार जो है, सबसे बड़ा पठार हमारा दक्कन का पठार था। ये कम से कम 5 राज्यों में फैला हुआ। इसी दक्कन के पठार में कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार आपस में मिले हुए हैं। ये सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के पास में है बच्चों। तो आज हम पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग पिछली बार पढ़ चुके थे। आज भारत की पर्वत श्रेणियां, भारत में छोटे बहुत से पर्वत श्रेणियां हैं बच्चों, लेकिन आज हम इन पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख की पर्वत श्रेणी बच्चों भारत के लद्दाख क्षेत्र में देख रहे हो, ये लद्दाख क्षेत्र यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र वहां पे है। इसका उत्तरी छोर ये पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान वाले सिरे से शुरू होकर पाकिस्तान का कश्मीर जो अधिकृत भाग है उसमें गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी के साथ आप लोग को पिछली बार बताया था सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की जो है श्लोक नदी की घाटी में ये हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणियां हैं। इस लद्दाख पर्वत श्रेणी ये जो है 370 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आप जानते हो बच्चों कि लद्दाख
अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसकी जो राजधानी लेह है, लेह इसी पर्वतमाला में ही आती है। इस पर्वतमाला की सभी दर्रों की लंबाई लगभग 5000 मीटर से बड़ी है, यानी। और लद्दाख में चोरला, खांडोगला, चांगला ये प्रमुख दर्रे हैं, यानी दर्रे मतलब बड़े बड़े शिखर जैसे निकले हुए। इसके बाद इसी बगल में देखिए बच्चों, मैंने पीर पंजाल पर्वत जो है ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों और ये पाकिस्तान के भागों में फैला हुआ है। ये सतलज नदी के किनारे से होते हुए जाता है बच्चों, और हिमालय के निचली श्रेणियों में है। गंगा चोटी पीर पंजाल श्रृंखला का एक प्रसिद्ध शिखर है। इसका जो बड़ा शिखर पीर पंजाल पर्वत में वो गंगा चोटी है, और इसकी लंबाई लगभग 3044 मीटर है। और तीसरा देखिए आप लोग को, ये मैंने दिखाया है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसको तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हो कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो है 7 देशों में फैली हुई हैं। इसे तो पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हिमालय पर्वत श्रेणी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब फैली हुई है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार तक ये सब फैला हुआ है भारत जी। तो ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है बेटा वो माउंट एवरेस्ट है, और उसके बाद कंचनजंगा है। इसकी लंबाई ऊंचाई जो है, सॉरी, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 9000 मीटर है बच्चे। उसके बाद हमारा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है बेटा राजस्थान में है। ये देख रहे हो, राजस्थान के में स्थित है। ये पर्वतमाला संसार के सबसे प्राचीन पर्वतमाला में गिनी जाती है बच्चे। और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम गुरु शिखर है, वो 1722 मीटर लंबी है। इसके बाद है ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी। सह्याद्री पर्वत श्रेणियां लगभग 5-6 राज्यों में फैली हुई हैं। ये भारत के पश्चिमी तट पर, यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर देख रहे हो बच्चों, भारत के देखिए पश्चिमी तट पर ये है। ये श्रृंखलाएं जो है ना, ये उत्तर में से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, 1600 किलोमीटर फैली हुई है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है। यहाँ से देखिए गुजरात से शुरू होती है और ये यहाँ चली आती है केरल, तमिलनाडु, एकदम नीचे के क्षेत्रों तक ये चली आती है। तो ये जाके कन्याकुमारी में समाप्त होती है बच्चों। इसके बाद हमारा अगला है हरिश्चंद्र पर्वत। ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में है। ये दक्कन के पठार में है, गोदावरी और भीमा नदियों के बीच में स्थित है, और लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई इस चोटियों की है। और ये चोटियां जब दक्षिण से पूर्व की तरफ जाती हैं तो इनकी चोटियां धीरे धीरे घटती जाती है। और अब इसका नाम क्यों पड़ा बेटा, क्योंकि ये वहां पे जो हरिश्चंद्र गढ़ है वहां पे ही है, इसके लिए इसका नाम हरिश्चंद्र पर्वत पड़ गया। और अंतिम हमारा है अन्यमलाई पर्वत। ये तमिलनाडु में है बेटा। ये देखिए तमिलनाडु राज्य में एकदम नीचे है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, जो शिखर है उसका नाम नर है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में वन जीव पाए जाते हैं, और इसकी तलहटी में सबसे बड़ी चीज आप लोग सुनते हो, कॉफी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ यहाँ पे बहुत ही उत्तम दर्जे की सागौन की लकड़ियां मिलती है बच्चे। ये हमने पढ़ा। अभी इसके बाद देखिए हमारे इसमें अरब सागर में जो टापू होते हैं जिसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप क्या होता है बेटा, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। अब यहाँ पे अरब सागर में और हमारे बंगाल की खाड़ी में देख रहे हो आप लोग द्वीप हैं। अब इन द्वीपों में
ये देखिए अरब सागर में है यहाँ पे द्वीप, और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो द्वीप है उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हमारे भारत देश में लगभग 1208 द्वीप है। इसमें कुछ द्वीप पे कुछ द्वीप कुछ द्वीपों में कुछ द्वीपों में बच्चों ये क्या होता है कि वहां पे मानव जाति नहीं है, तो कुछ द्वीप जैसे हैं बहुत छोटे होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारे भारत में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप छोटा द्वीप समूह है। अब अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी क्या है, राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है बेटा। अभी हम एक एक के बारे में पहले पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको बताया मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए भारत के कहाँ पे है, दक्षिण एकदम बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है। इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, और ये सभी छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें क्या होता है, कुछ द्वीप ऐसे हैं कि जैसे ज्वार आता है तो वो पानी से ढक जाते हैं, लेकिन भाटा जाने पे जब समुद्र घट जाता है तो वो द्वीप ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे द्वीप पे मानव नहीं रहते। तो ये सब पूरे द्वीप मिला के 572 है, लेकिन जिस पे मानव रहते हैं अंडमान निकोबार में वो 349 द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर अंडमान, देख रहे हो आप लोग, उत्तर अंडमान निकोबार। दूसरा है मध्य अंडमान निकोबार, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार से 4 भागों को अंडमान द्वीप समूह को बांटा गया। इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंचा द्वीप है उसको सैंडल पीक कहते हैं। उसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। और मध्य अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा भूखंड ये है। दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वहीं पे है। और इसके बाद हम निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं तो वो 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट नाम से ही जाना जाता है। ग्रेट निकोबार को इंदिरा पॉइंट यानी हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी उनके नाम पे इसको किया गया था। दूसरा हम लोग लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे बेटा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लगभग आप हमारा पूरा बांद्रा, खार और सांता क्रूज मिला के जितना वर्ग क्षेत्रफल होगा उतनी इसकी है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। और ये लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा द्वीप तो है ही है। इसमें भी एक छोटा द्वीप है, उसका नाम अंड्रोप द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ हमारे बंगाल की खाड़ी में और भी द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में और बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे नूरमुर द्वीप। यह गंगा घाट और द्वीप क्या है कि देखिए यहाँ पे उड़ीसा के पास में है, बंगाल खाड़ी में हुगली नदी में। और उसके साथ हमारे उड़ीसा के तट पे व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, जो ब्राह्मणी नदी के तट पर है, और यहीं से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पे देखिए, आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पे ही सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है बेटा। सतीश धवन जो थे हमारे 2002 में इसरो के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पे इसका सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर नाम रखा गया। इसके बाद तमिलनाडु के पास में पंबन द्वीप है और रामेश्वर द्वीप है, जिसको रामेश्वर मंदिर सभी लोग जाते घूमने को, तो ये यहीं पे है। और इसके बाद नर्मदा नदी के मुहाने खंभाट की घाट में आलिया भट्ट, देखिए यहाँ पे
आलिया बेट द्वीप है। और इसके बाद हम लोग, आप लोग सुने होंगे गेटवे ऑफ इंडिया से सभी लोग घूमने जाते एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये एलिफेंटा की गुफाएं भी यहाँ पे हमारे द्वीप समूह में है। इसके बाद बच्चों हम लोग भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। भारत में पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब क्या हो गया बच्चों कि भारत में 28 राज्य हो गया। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो पहले इसको राज्य था, अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर अलग हो गया और लेह लद्दाख अलग हो गए। अभी हम इनमें केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के पहले राज्यों के नाम देखेंगे। आप लोग देख रहे हो, मैं उत्तर से पूरब और उसके बाद पश्चिम फिर दक्षिण की तरफ भारत के राज्यों के नाम लिखा हूं। भारत के राज्यों को देखिए, मैंने उत्तर की तरफ जो है उनको मैंने ग्रीन कलर में दिया है, पूरब की तरफ जो है उन्हें येलो कलर में दे दिया, क्योंकि इन्हें आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी शिमला है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा है। बच्चों आपको ये अचरज होगा कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा दोनों जगह की राजधानी है। उसके अलावा चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड जो है उसकी राजधानी देहरादून है। तो फिर उसके बाद हम चले आते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरब की तरफ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यहाँ पे देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक, फिर हमारा मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ पे आप आ गए हम लोग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगला है, अब हम यहाँ पे आगे पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हमारी है, गोवा एक छोटा सा, देखिए बच्चों हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ये यहाँ पे राजस्थान राज्य देखिए सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है। 2 राज्यों को आपको अक्सर ये 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपने भारत देश में कितने राज्य हैं, तो आप लोग 29 पहले था तो वो न बोल के अब 28 राज्य हैं। और सबसे उत्तर की तरफ कौन सा राज्य है, तो सबसे उत्तर की तरफ अब हमारा हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर नहीं है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, तो सबसे छोटा गोवा है। इसे ही हमें याद रखना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। देखिए अब हम आ गए यहाँ पे दक्षिण की तरफ। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है बच्चों। इसके साथ हम अब केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेंगे। आपको मैंने बताया कि पहले हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ये 2 अलग हो गए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह बनी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू हो गई। इसी के साथ चंडीगढ़ में आपको बताया कि 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की। इसके साथ खुद अपना वो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, बच्चों ये भी पहले 2 केंद्र शासित थे। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, दमन और दीव की राजधानी दमन थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिला दिए गए और इनकी राजधानी दमन कर दी गई। अभी आपको लक्षद्वीप मैंने बताया था, अरब की खाड़ी में थी, उसकी राजधानी करवत्ती थी।
पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बताए थे। अब यहाँ पे थोड़ा इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे, उसके बाद आगे के हम देखेंगे। हम जिस राज्य में रहते हैं, तो हम किस राज्य में इस समय बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में। अभी मैंने आपको बताया कि आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अब बताइए सबसे उत्तर की ओर कौन सा राज्य है, तो हमें सबसे उत्तर की तरफ हमारा हिमाचल प्रदेश है। और सबसे दक्षिण की तरफ कौन सा राज्य है, तो दक्षिण की तरफ केरल और तमिलनाडु राज्य है। पूर्व की ओर के राज्य कौन थे? एकदम हमारे दाहिने हाथ की तरफ कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये सब राज्य हमारे कहाँ थे? पूर्व की तरफ। तो अपना महाराष्ट्र राज्य किस तरफ है? हमारा महाराष्ट्र राज्य बाएं हाथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ है, सॉरी पश्चिम की तरफ है। आकार में सबसे छोटा बड़ा राज्य कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा था बेटा? गोवा था। ये ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, भारत में खेती अनेक तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे खेती करने की जो अलग अलग पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे और उसके बाद तो फिर आगे की हम सीखेंगे। उसके पहले हमारा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बच्चे, आप जान रहे हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत ही अच्छी योजना थी स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग। स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग जो थे बच्चों, इनकी कल्पना थी कि सभी जो मुख्य राज्य हैं, सॉरी केंद्र बिंदु हैं हमारे देश के, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जाए। तो ये लाल लाइन देख रहे हो आप लोग, तो ये 4 मुख्य हमारे केंद्र थे भारत के, और इन्हें दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे दूसरा चेन्नई और चौथा था कोलकाता, इन चारों को आपस में जोड़ना था। इसके लिए उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग की योजना बनाई थी, जिससे गाड़ियां और सामान की अच्छे से ढुलाई हो सके। भारत का ये प्रसिद्ध एक राजमार्ग उनके विचार में था। तो यहाँ पे औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी नगरों को इनके जोड़ने की विचार थी। और इस प्रकार से इन्होंने 13 राज्यों से होते हुए ये परियोजनाओं को बनाया था। भारत की ये परियोजना जो थी, ये राजमार्ग जो था सबसे बड़ा राजमार्ग था। इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा था। पहला बांटा था दिल्ली से कलकत्ता तक, इसकी लंबाई लगभग 1454 किलोमीटर थी। तो दूसरा इन्होंने कोलकाता से चेन्नई तक ले गए थे, उसका लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर थी। तो फिर उसके बाद चेन्नई से मुंबई तक था, इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर थी। और अंतिम था मुंबई से दिल्ली तक, ये 1419 किलोमीटर था। तो ये आपको बताया मैंने, लगभग 13 राज्यों को ये इनकी स्वर्ण चतुष्कोण राजमार्ग जोड़ता था। इसी के अलावा यहाँ भारत में अलग अलग बहुत से राजमार्ग बने हैं, जिसे हम हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल हाईवे बने हुए थे। इनकी ये जो राजमार्ग थे, इनसे क्या हुआ था कि कोई भी कार्य द्रुत गति से यानी बड़ी तेजी से हो सके। भारत में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रोड बने हुए हैं, इनकी जाल बिछी हुई है, लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग उसका सिर्फ 2% ही है, इनका सिर्फ 2% ही है।
हेलो, सॉरी सर, डिस्टर्ब हुआ। हेलो। तो ये हमारे स्वर्ण चतुर्भुज जो राजमार्ग थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग थे। इनकी लंबाई लगभग सिर्फ 2% ही है, और यातायात का लगभग 40% भाग उठाते हैं। तो 40% भाग उठाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है, और ये जो यहाँ से देखिए आपका जम्मू कश्मीर नगर से भारत के दक्षिणी कोने तमिलनाडु कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताया मैंने कि इसी प्रकार से रेलवे मंडल भी जो बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ हमारे भारत देश में। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग को विभिन्न खंडों में बांटा गया है, और ये हमारा कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए इस मंडलों को आपस में विभाजित किया गया है कि भारत की रेल मार्ग सुचारू रूप से चल सके। अभी आपको मैंने बताया था कृषि के बारे में बेटा, कि हमारा भारत देश कृषि के लिए आत्मनिर्भर हो चुका है, और इसमें अलग अलग पद्धतियों से खेती की जाती है। जैसे सोपान की कृषि, ये क्या होता है, पहाड़ी भागों में ऐसे छोटी छोटी नालियां बना के उसको इसमें खेती की जाती है। तो दूसरा है सघन कृषि। ये खेती प्रणाली में थोड़ा मेहनत अधिक लगता है। देखिए यहाँ पे किसान हल चला रहे हैं, तो इनको थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है बच्चों कि ये खेती प्रणाली में परिश्रम अधिक और उर्वरक खाद जो होती है, इसके साथ कीटनाशक डालकर अधिक उत्पादन भी लिया जाता है। इसमें मेहनत तो ज्यादा लगती है, लेकिन खेती भी अच्छी हो जाती है। तीसरी चीज है शुष्क की भूमि, जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे खेतियां की जाती है। चौथा रोपण खेती विधि। देखिए आप लोग खेत में, हम लोग जैसे आप लोग गांव में भी गए होंगे, तो खेत में रोपा जाता है कोई चीज। तो इसमें क्या होता है, इसी के साथ हमारे आम के पेड़ भी हुए, तो ये एक बार लगा दिए जाते हैं, तो इनसे बार बार इनकी पैदावार ली जाती है। इसको रोपण खेती विधि को ही व्यापारिक खेती विधि भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो स्थानांतरण खेती पद्धति। ये जंगल या भारी वर्षा वाले जगह पे होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, किसान जो झाड़ी है उन्हें काट के मैदान साफ करके यहाँ पे खेतियां करते हैं, और कुछ समय के बाद ये मिट्टी उर्वरक हो जाती है, तो किसान फिर जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर अपनी खेती करने लगते हैं। और इस प्रकार से वो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना ही स्थानांतरण खेती पद्धति है। इसके बाद में बेटा जीविका खेती पद्धति। आप लोग जानते हो कि जीविका अपनी चलाने के लिए भारत को गांव भारत देश को हमारे गांव का खेत कहा जाता है, गांव का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे भारत देश में अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। तो अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए, परिवार के निर्वाह करने के लिए उन्हें खेती करना पड़ता है। तो आसाम और हिमालय क्षेत्र के आदिवासी समूह लोग इसी पे रहते हैं, खेती पे ही आधारित रहते हैं। उसी के साथ है मिश्रित खेती, यानी मिक्स फसलों के उत्पादन के साथ पशुधन और इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, अधिक खेती का, जैसे पेड़ पौधे भी लगा दिए, उसके बाद पशुपालन भी कर लिए या दूसरा कोई कार्य कर लिए, उस प्रकार से। अब ये जो खेती की पैदावार होती है उसको क्या करेंगे, उसको ले जाके मंडियों में तो बेचना है उन्हें, तभी ना कुछ आवक होगा। तो इसे गांव की मंडी लगती है, कहीं साप्ताहिक लगती है तो कहीं पे रोज लगती है। तो ये अपने गांव के ग्रामीण मंडियों में अपनी सब्जियां, अपनी फसलें जो है ले जाके बेचते हैं, और वहां से उनका कारोबार चलते रहता है। इसके साथ हमारा है बच्चों, हमारे भारत देश में और भी बहुत सारी खेतियां की जाती है, जैसे कॉफी के वन। कॉफी भारत में बहुत उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका देखिए दक्षिणी भाग में मैंने दिखाया, यहाँ पे दक्षिणी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तमिलनाडु का मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में इनका उत्पादन होता है। भारतीय कॉफी दुनिया भर में सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफी मानी जाती है।
इसका उत्पादन का 80% हिस्सा क्या होता है कि निर्यात किया जाता है, बांटा जाता है, बाहर भेजा जाता है। दूसरा है चाय की खेती। आप लोग जो चाय पीते ही है सुबह, सभी लोग जानते हो चाय की खेती हमारे सभी को लगभग मालूम है कि पूर्वी भाग में यानी मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन सब राज्यों में होती है। ये क्या होती है कि असम के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां की जलवायु चाय के लिए बेहतरीन होती है और इसके लिए असम की चाय को सबसे बेहतर चाय माना जाता है। उसके साथ हिमाचल प्रदेश का एक कांगड़ा प्रदेश है, कांगड़ा जिला है, वहां में पालमपुर में चाय की जो सुगंध और स्वाद है वो देश के बाकी हिस्सों में वैसी नहीं है। इसके लिए ये भी चाय यहाँ की बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तीसरा केसर। बेटा, केसर की खेती केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित क्षेत्रों में पैदा होती है और भारत के अन्य राज्यों में इसकी खेती नहीं होती है। ये प्याज की तरह इसकी गुटिकाएं होती है। प्याज देखे छोटी जब रोपी जाती है तो ऐसे ही इसकी भी गुटिकाएं होती हैं। ये अगस्त और सितंबर में रोपी जाती है और अक्टूबर और दिसंबर में तैयार हो जाती है। इसका पत्र और पुष्प ये निकल आते हैं। इसकी लंबाई लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंची होती है। उसके बाद लवंग, आप जानते हो मसाले में बहुत इसका उपयोग होता है बेटा। तो लवंग की खेती केरल की, देखिए रहे हो आप लोग दक्षिणी भाग में एकदम नीचे केरल और तमिलनाडु यहाँ में होती है, क्योंकि इसके लिए लाल मिट्टी चाहिए और लाल मिट्टी जो है पश्चिमी घाटों पर यहाँ पे दक्षिणी भागों में होती है। ये एक प्रकार की मसाले की है और इसको भारतीय पकवानों में बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। इसके साथ लवंग जो है क्या है, हमारी औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद भारत में विभिन्न फल हैं जैसे संतरा, आम, सेब। तो सेब हमारा जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। ये आप लोग हमेशा सुनते आए हो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में सेब का उत्पादन होता है, क्योंकि ये सेब जो होता है समशीतोष्ण जलवायु में ही पैदा हो सकता है और समुद्र तल से ऊंचे भागों में ही इसकी पैदावार होती है। इसके साथ आम तो आप लोग सभी लोग सुने ही हो, आम बच्चों नाम सुनते मुंह में पानी आपके आ जाता है। तो आम जो है अलग अलग इसकी जातियां हैं, जैसे हम बोलते हैं चौसा है, दशहरी है, बादामी है, लंगड़ा, तोतापाई। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के आम, और भारत के तो लगभग सभी राज्यों में आम की पैदावार होती है। लेकिन महाराष्ट्र का हापुस जो आम है उसे आमों का राजा भी कहते हैं। तो ये आम की पैदावार पश्चिमी घाट पे जिस प्रकार के रत्नागिरी कोकण क्षेत्रों में होती है वैसी आम की पैदावार और वैसी उसकी स्वाद और राज्यों में इतना नहीं है, क्योंकि हापुस का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है बेटा। इसके बाद संतरा। संतरा भी आप जानते हो कि भारत के लगभग सभी राज्य में होने लगा, लेकिन संतरा की खेती जो होती है वो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिला में उत्तम दर्जे की होती है और ये विश्व में प्रसिद्ध है कि नागपुर का संतरा। इस संतरे का जो जूस होता है वो हमारी पाचन शक्ति बढ़ाती है और इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा होती, भरपूर मात्रा होती। इसलिए तो अब देखिए कोरोना में भी डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन सी की कमी न होने पाए और इसमें थोड़ा खट्टापन रहता है। इसके लिए कोरोना की बीमारी में इसका सेवन अधिक करने के लिए हमें डॉक्टर बार बार राय दे रहे हैं। अभी आपको मैंने इसके पहले बताया था कि भारत को पर्वों का त्योहार कहा जाता है। भारत में विविध प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ त्योहार मनाते हैं और दुनिया में भारत ही ऐसा देश है कि यहाँ पे 12 महीने हर महीने में उत्सव और आनंद लिया जाता है। यहाँ एक धर्म, भाषा, संस्कृति और जाति में भले विविधता है, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यहाँ की खुद की सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार जो है लोगों में कुछ अलग ही है। उनके पीछे का इतिहास, इनकी रीति रिवाज और इनके अंदर का जो विश्वास है वो अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। तो
इसमें कुछ त्योहार जो है राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो कुछ क्षेत्रीय स्तर के भी त्योहार मनाए जाते हैं। आप लोग अभी देखिए, पहले हिंदुओं का त्योहार, हिंदू धर्म के लोगों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं और इसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म भी माना जाता है हिंदू धर्म को। हर हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाते हैं देवी देवताओं का, उसमें गंगा जल चढ़ाना, व्रत रखना, सुबह जल्दी उठ के गंगा जल से स्नान करना, दान करना, कथा सुनना, होम आरती आदि करना, ये सब क्रियाएं हिंदू धर्म में होती रहती है। हिंदू धर्म का जो त्योहार है बच्चों, वो चंद्र संबंधी जो कैलेंडर होते हैं पूरे साल सूर्य और चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर होते हैं। इनके कुछ त्योहार ऐतिहासिक है तो कुछ पौराणिक है और कथाओं के अनुसार इनका चलते रहता है। इसके साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए खेतों में फसल लहाई, तो उसके लिए भी इन लोग त्योहार मना लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। आप लोग देख रहे हो होली का त्योहार गांव में ये मनाया जाता है। इसके साथ मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना, दीपावली का त्योहार। इसके अलावा देखिए हमारे मुस्लिम बंधु लोग जो है, भाई लोग, वो मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम की जो स्थापना की गई थी उसी के अनुसार इसको मनाते हैं। तो इस्लामिक पर्व जो है मुस्लिम धर्म का हिजरी इस्लामिक कैलेंडर है, उसी के अनुसार मनाते हैं। इन लोग रमजान, ईद, ईद मिलाद, मुहर्रम, बकरीद आदि खास त्योहार मनाते हैं। तो इनके मनाने का तरीका भी अलग है। इन मस्जिदों में जाकर दुआ मांगते हैं, दावत देते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसी प्रकार से हमारा सिख लोगों का भी त्योहार है, इनका भी रीति रिवाज अपने अनुसार है। सिखों का जो पवित्र किताब है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जिसे पहली बार सिख गुरु गुरु नानक देव द्वारा संकलित किया गया था और बाद में गुरु अर्जुन देव ने इसको संपादित किया। इस ग्रंथ को ये लोग बहुत पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जैसे हिंदू लोग गीता को मानते हैं, मुस्लिम बंधु कुरान को, तो ऐसे इनका गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इनका त्योहार मनाने का जो है, तो एक गुरु ग्रंथ साहिब की एक पालकी निकालते हैं और उसको जलसे के रूप में सभी लोग उस पालकी को लेके जाते हैं और सभी लोग इसमें सहभागी होते हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म के लोग भी अपना रंग बिरंगा त्योहार मनाते हैं। इनकी सांस्कृतिक और जातीयता इनकी अलग ही है। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस हुआ, ईस्टर हुआ, गुड फ्राइडे जैसे त्योहार मनाते हैं। तो इनके उत्साह में जो गोवा में सबसे पुराना चर्च है, वहां पे दावत और प्रार्थना होती है। ये जुलूस भी निकालते हैं और जीसस क्राइस्ट के रूप में ये लोग उनके पूजा पाठ करते हैं। और इसी के साथ अभी बच्चों हम लोग का है भारत का विविध खाद्य पदार्थ। अब खाना सबका अलग अलग होता है क्योंकि जहाँ के हमारे देश की जलवायु और भूमि अलग अलग है। यहाँ के जलवायु में विविधताएं पाई जाती है। अभी जहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु रहती है, वहाँ के प्राणी, वनस्पति और पक्षी भी हो जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में गेहूं मुख्य फसल है, तो तटवर्ती प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र का तटवर्ती प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सब राज्यों के जो दक्षिणी भाग के हैं, तो यहाँ पे चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है। तो इसी के साथ हमारा मध्य भारत में चले आइए, तो मध्य भारत में जो है ज्वार का खेती ज्यादा होती है। तो जहाँ पे जिस प्रकार का जिनका जो रहन सहन है, जिनकी जो पैदावार है, उसकी प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग करते हैं। अब इन विविधताओं के कारण इनका सर्वांगीण विकास जो होता है, प्रभाव जो होता है, इनकी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन और संस्कृति पर दिखाई देता है। अभी आप लोग देखते हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की थालियां दिखाई गई हैं। जैसे पंजाबी थाली आप लोग जाते हो खाने को, तो इनके अंदर अलग अलग थालियों में अलग अलग भोज्य पदार्थ रहते हैं। हमारे उत्तर भारत में जैसे गेहूं की ज्यादा पैदावार होती है, तो वहां पे गेहूं से ही विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे बाटी चोखा हुआ, नहीं तो पूरी हो गई, परोठा हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें बना के गेहूं से ही खाते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग चावल की पैदावार से अलग चीजें बना लेते हैं। उससे इडली बना लिए,
मसाला डोसा बना लिए। तो अपनी जिस प्रकार से जहाँ की जो पैदावार होती है वहां के लोग उस प्रकार का खान पान खाते हैं। कुछ खाने पान जो फेमस चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारा महाराष्ट्र का नाम लिए तो महाराष्ट्र में सबसे पहले ही नाम निकलता है वड़ा पाव, है ना बच्चों। वड़ा पाव महाराष्ट्र का फेवरेट चीज हो गया। तो ढोकला का नाम लिए तो गुजरात का हमारे दिमाग में आ जाता है, यहाँ ढोकला तो गुजरात का फेवरेट चीज है। लिट्टी और चोखा तो बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता है। दाल बाटी चूरमा का नाम लिए तो हमें राजस्थान राज्य की याद आ जाती है कि यहाँ पे है। और दो ही चाम हुआ या रसगुल्ला हुआ तो इसमें पश्चिम बंगाल की रसगुल्ले बहुत फेमस होते हैं। बिरयानी के लिए आंध्र प्रदेश, तो मसाला डोसा तमिलनाडु। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में भी विविधताएं होती हैं और वहां का वो फेवरेट डिश हो जाते हैं। इसके साथ हमारे देश में विविध प्रकार के भारतीय परिधान है। भारतीय परिधान आप लोग कपड़े पहनते हो ना, देख रहे हो आप लोग, अलग अलग परिधान है, सभी लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो इन्हीं कपड़ों में हमने अब कुछ अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषाओं को बताने की मैंने आपको कोशिश की है। पहला देखिए, जैसे बेटा ये मेखाम चादर, ये देख ना, मेखला चादर। मेखला चादर ये असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने पारंपरिक पोशाक है। यह पोशाक किसी विशेष कोई उत्सव हुआ या कोई प्रोग्राम हुआ घर में तो ये सब पहनती हैं यहाँ की औरतें। ये यहाँ की औरतें खुद बनाकर अपनी इसकी जो मेखला चादर है ये अपना खुद उन लोग बनाती हैं। इसके साथ पानेतर साड़ी है। ये साड़ी गुजरात में शादी के समय दुल्हन को उसके मामा द्वारा दी जाती है। ये साड़ी देखिए सफेद रंग की होती है और इसका पल्लू जो होता है चटक लाल रंग का होता है बच्चों। इसके साथ ये देखिए फेरन जो है, फेरन कहाँ का है, ये चित्र देखते ही हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कश्मीरी पुरुषों महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला पारंपरिक पोशाक है। ये हमारा क्या होता है, ये ऊन का बना होता है बेटा, एक लंबा कोट जैसा होता है। इसको वहां की पुरुष और महिलाएं पहनती हैं। इसके साथ ये दूसरा ड्रेस है, इसे तो सभी लोग जानते हैं, नौवारी साड़ी। महाराष्ट्र का, हमारे महाराष्ट्र राज्य की पहनने जाने वाली 9 गज की साड़ी है। ये 9वारी क्यों पड़ा, क्योंकि ये 9 गज की इसकी लंबाई होती है और ये सूती रंग की होती है। इसके पास धोती है। धोती का तो आप लोग नाम बहुत सुने होंगे बच्चों। धोती जानते हो, न भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में, जैसे अपना पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश, यहाँ पे भी ये पहना जाता है। अभी तो ये अलग अलग स्टाइल में भी आने लगे हैं। और यहाँ पे इस धोती को, हमारा जैसे राज्य प्रांत है, बोली अलग अलग है, उसी प्रकार से ही हमारे बुजुर्ग लोग भी कह गए हैं कि कोस कोस पर पानी और 4 कोस पे बानी। यानी 1 कोस 3 किलोमीटर जाओगे तो पानी बदल जाता है, और 4 कोस चले जाओगे यानी 12 किलोमीटर तो वहां पे वहां का रहन सहन यानी उनकी बोली भाषा थोड़ी चेंजेस हो जाती है। तो केरल में मुंडू, महाराष्ट्र में इसी को धोती को धोतर कहते हैं, पंजाबी में लाचा, और उत्तर प्रदेश बिहार में इसको मर्दानी धोती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अचकन। अचकन ये घुटने के लंबाई तक पुरुषों का जैकेट होता है बेटा, शेरवानी जैसा होता है, लेकिन ये हल्के कपड़े से बना होता है। शेरवानी जो होती है मोटा कपड़ा रहता है, भारी होता है, लेकिन ये शेरवानी से थोड़ा अलग प्रकार का होता है। इसको अचकन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ठेल है। ये ठेल हरियाणा के जाट समुदाय के लोगों का पारंपरिक वेशभूषा। इस चमकदार भारी कपड़ों से बना घाघरा और मनमोहक प्रिंटेड ओढ़नी होती है। इन कपड़ों को औरतें पहनकर घर में आराम से खेती बाड़ी का काम कर सकती हैं। ये मुख्य रूप से सूती कपड़ों से बना होता है। इसी के साथ देखिए मैंने अलग अलग राज्यों के वेशभूषाएं आपको दिखाने की कोशिश की बच्चों, कि अलग अलग हमारे देश में अलग अलग वेशभूषाएं यहाँ पे होती हैं। और इस प्रकार से हमारे इस पाठ में ये हमारा अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोली भाषा, अलग रीति रिवाज, उनकी धर्म
इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, अपने राज्य का पड़ोसी और सन 2014 में बना राज्य कौन सा था? तो अपने राज्य का पड़ोसी और सन 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बना था। ये बच्चों इसकी राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? मैंने आपको बताया कि भारत में पहले 29 राज्य थे, अब कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो ये पिछली बार भी बता दिया तो मैंने, भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में है। इसको थार का मरुस्थल कहते हैं बेटा। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? अरब सागर में लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा कि भारत के विविध पर्वत, पठार, नदियां, ये सब के बारे में जानकारी ली। भारत की विभिन्न भूरूप और जलरूप कैसे हैं, भारत की विभिन्न भाषाओं, पहनावों, त्योहार, इन सब की विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी ली और इसके साथ भारत देश के राज्य और राजधानियों के बारे में भी हमने देखा। बच्चों आपके लिए घर के लिए स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिया हूँ, इसको आप लोग कर डालिए। जैसे अपने राज्य में केसर की खेती कहाँ की जाती है? चाय का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? अपने राज्य में लवंग की खेती कहाँ होती है? सेब का उत्पादन भारत के कौन से राज्यों में होता है? नागपुर के संतरे अगर बीकानेर भेजना तो किस मार्ग से जाया जाए? आपको मैंने राजमार्ग को दिखाया था। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप मुझे लिख के भेजिए और इसी के साथ धन्यवाद।